हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में हमने अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के विषय में देखा था। देखिए, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी होती है। जब भारतीय प्लेट इधर यूरेशियाई प्लेट से ऐसे टकराई थी तो प्रायद्वीपीय पठार का ये पश्चिमी भाग ऊपर की ओर उठ गया। ये भाग क्या हो गया? ऊपर की ओर उठ गया और ये भाग नीचे। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल होता है ये पूर्व की ओर होता है। इसलिए जो प्रमुख बड़ी नदियां हैं सब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब देखिए कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के विषय में तो ये मान लीजिए पर्वत है, पर्वत इस तरह से होते हैं। पर्वत नदियां जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं तो इनका जल जो होता है कई भागों में विभक्त हो जाता है। ये जल क्या हो गया? कई भागों में विभक्त हो जाता है और इसका आकार जो होता है इस तरह से हो जाता है। ये इसी को डेल्टा कहते हैं। हम लोगों के यहाँ जैसे ABC क ख ग होता है, उसी तरह से ग्रीक भाषा में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा होता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा होता है। और चूँकि इसका जो शेप है इस डेल्टा की तरह से ही होता है, इसलिए इसको डेल्टा कहा गया। ठीक है। और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है? पहली चीज़ ये देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग की जो ढाल होती है वो अधिक होती है। ठीक है। ये इधर पश्चिमी घाट पर्वत पाए जाते हैं और कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये वास्तविक पर्वत नहीं है, यह क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का उठा खड़ा कगार है। ये भाग उठ गया है जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो पश्चिम घाट पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा कगार होता है। ठीक है। और यहाँ से जब नदियाँ पश्चिमी ढाल के सहारे जब आती हैं इधर, तो चूँकि इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है और इनको लंबी दूरी भी तय नहीं करना होता है, यहाँ पर अरब सागर आ जाता है। अरब सागर में ये गिर जाती हैं। तो ढाल देखिएगा तेज है, दूरी कम है और इस नाते इनका स्पीड भी, जल का स्पीड भी अधिक होता है। तो इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में हम देखेंगे जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो बहुत ज़्यादा अवसाद नहीं ला पाती हैं, गाद नहीं ला पाती हैं। अवसाद कहा जाता है कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू के जो कण नदियाँ जिनको अपने साथ में लेकर के चलती हैं उनको अवसाद कहा जाता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अवसाद को लेकर के नहीं चल पाती हैं, उनके पास अवसाद की मात्रा बहुत कम होती है और थोड़ा बहुत जो अवसाद आता है और यहाँ पर जो समुद्री लहरें होती हैं उन लहरों के सहारे ये फिर उसी में चला जाता है। तो ऐसे ज्वार नदमुख डेल्टा को एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरी क्या है? एस्चुरी जो होता है, एस्चुरी ज्वार नदमुख डेल्टा है। ज्वार नदमुख डेल्टा को एस्चुरी कहते हैं। ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो नदियां देखिएगा काफ़ी बड़ी होती हैं और इनको लंबी दूरी तय करना पड़ता है
और ढाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अपने साथ अवसाद लाती हैं और अपने मुहाने पर उसको जमा करती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। यहाँ पर देखिएगा हुगली नदी, हुगली नदी गंगा की ही एक शाखा होती है और ये गंगा का एक भाग जो होता है इधर ऐसे चला जाता है बांग्लादेश। ठीक है, तो उसी की एक शाखा है हुगली नदी और इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों नदियां दक्षिणी बांग्लादेश में ये डेल्टा का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये देखिएगा, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा या इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चूँकि ये दो नदियाँ मिलकर के बना रही हैं, इधर से गंगा नदी इधर से ब्रह्मपुत्र नदियाँ, दो नदियाँ संयुक्त रूप से इस डेल्टे का निर्माण कर रही हैं, इसलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। और इस गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में सुंदरी नामक वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो एक मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं ये, और इसलिए सुंदरी वृक्ष की अधिकता होने के नाते इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद देखिएगा ये दामोदर नदी है। छोटा नागपुर का पठार होता है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, जिसको खनिजों का भंडार कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। और ये दामोदर नदी, कौन नदी? दामोदर नदी इस छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। इसके उत्तर वाला स्थित भाग जो होता है इसको हजारीबाग का पठार कहा जाता है और दक्षिण में दामोदर नदी के जो पठार पाया जाता है उसको रांची का पठार कहा जाता है। और इसी रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी है, रांची के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकल रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और इसी पर हुडरू जलप्रपात स्थित है। कौन जलप्रपात? हुडरू जलप्रपात स्थित होता है और ये कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी के बालू में सोने के कण भी पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और इसके दक्षिण में यानी ब्राह्मणी और महानदी के बीच में बैतरणी नदी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रमुख नदी है महानदी। महानदी के विषय में हम लोग देखेंगे महानदी कहाँ से निकलती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उद्गम की पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं महानदी की। तो ये देखिए एक पठार होता है जिसको कहते हैं मैकाल का पठार। मैकाल पठार है ये, और ये मैकाल पठार भारत का एकमात्र ऐसा पठार है जहाँ पर अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली हम लोग देखेंगे क्या होता है। यहाँ से देखिएगा तीन प्रमुख नदियाँ इस पठार से निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। ये आपकी महानदी है, महानदी ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है और इसी पठार से निकल करके गंगा की एक प्रमुख सहायक सोन नदी है
ठीक है। और इसी पठार से ये नर्मदा नदी निकल रही है और ये अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैकाल पठार से नदियां निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं में ये प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसी प्रवाह प्रणाली जिसमें नदियां जो है केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हों, उसको कहा जाता है अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली। मान लीजिए ये नदियां अगर इधर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती, ठीक है, केंद्र की ओर प्रवाहित होती, तो इसको कौन सी प्रवाह प्रणाली कहा जाता? ये देखिए कौन सी प्रवाह प्रणाली है, अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली। अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली। और ये तो अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली है, नदियां केंद्र से विपरीत दिशा में बाहर की ओर जा रही हैं, जल बाहर जा रहा है। लेकिन नदियां अगर इस केंद्र की ओर आती, पानी केंद्र की ओर आता, तो उसको कहते अभिकेंद्री। क्या कहते? अभिकेंद्री। साइंस में आप पढ़ते हैं अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्री बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो ये देखिएगा केंद्र से बाहर की ओर नदियां जा रही हैं, इसलिए इसको अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा पठार है मैकाल पठार, इस पर अपकेंद्री प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। और इसी पठार पर, मैकाल पठार पर देखिए स्थित है सिहावा की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से महानदी निकलती है और निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। और इस महानदी पर देखिएगा एक बांध बनाया गया है जिसको हीराकुंड बांध कहा जाता है। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध होता है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और इसी महानदी के मुहाने के पास कटक स्थित है। कटक उड़ीसा में एक कटक स्थित है और इसी कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और यहीं पर देखिएगा एक प्रमुख बंदरगाह है उड़ीसा का, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। और इसी के डेल्टाई वाले क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे एक झील स्थित है जिसको चिल्का झील कहा जाता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और इसको समुद्र ताल भी कहते हैं। समुद्र के द्वारा निर्मित ये झील है, इसलिए इसको समुद्र ताल। तो चिल्का झील कहाँ पे पाई जा रही है? उड़ीसा में। और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील होती है लैगून झील, क्योंकि लैगून जितनी भी होती हैं सबका पानी खारा होता है, क्योंकि उनका निर्माण समुद्र के द्वारा हुआ रहता है। उसके बाद देखिएगा ये बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं, सारी नदियों में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम हम लोग देख रहे हैं कहाँ से? यहाँ पर नासिक की पहाड़ी होती है और इसी के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ पर है? नासिक के निकट, महाराष्ट्र में। नासिक के निकट होता है ये त्र्यंबकेश्वर, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी देख रहे हैं कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए इसके डेल्टा के करीब राजमुंद्री स्थित होता है और डेल्टाई वाले क्षेत्र में यनम, जिसको पुदुचेरी कहा जाता है, ये स्थित होता है। ठीक है। पांडिचेरी देखिए,
भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित है। पांडिचेरी, पांडिचेरी भारत के 3 राज्यों में कितने स्थानों पर है? 4 स्थानों पर है। एक आप देख रहे हैं यनम, यनम कहा जाता है आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी को, और तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, ये दोनों कहा जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। और माहे केरल में कहा जाता है पुदुचेरी को। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पांडिचेरी भारत का एक ऐसा संघ शासित राज्य है जो 3 राज्यों में कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसको यनम कहा जाता है, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकाल कहा जाता है, और केरल में इसको माहे कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा अगली नदी कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी जो निकलती है ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकल रही है, और ये भीमा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी होती है कृष्णा की, ठीक है। उसके बाद ये पेन्नार नदी है, और पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी की पहाड़ी से निकलती है, और इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखिएगा कावेरी नदी, और कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी होती है, और जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, उसी प्रकार से ये कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसीलिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो कावेरी नदी के विषय में हम लोग देख ले रहे हैं क्या क्या विशेषता है इसकी। कावेरी नदी, कावेरी नदी को पहली चीज दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये 3 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में बहती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हो गए, और पांडिचेरी ये संघ राज्य हो गया। पांडिचेरी या पुदुचेरी में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये कावेरी नदी लौटते हुए यानी कि भारत में प्रवेश करते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून, दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती, इस नाते ये सदा नीरा नदी है। हमेशा इसमें पानी की मात्रा बनी रहती है, जल की उपलब्धता बनी रहती है। और कावेरी नदी जो होती है ये द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ठीक है। तो ये कुछ इसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर हम इसके द्वीपों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं कि कावेरी नदी देखिएगा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए, तो आगे जल करके इसका जल 2 भागों में बंट जाता है, फिर ये मिल जाती है, और फिर आगे जल इसका बंटा, फिर एक द्वीप का निर्माण हुआ, फिर ये मिल गई, ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ी, फिर इसका जल 2 भागों में बंट गया, ठीक है, और फिर इस प्रकार से 3 द्वीप बन गए, श्रीरंगम, शिव समुद्रम। देखिए श्रीरंगपट्टनम ये है, श्रीरंगपट्टनम, और शिव समुद्रम और श्रीरंगम, श्रीरंगम। तो इस प्रकार से 3 द्वीप बने, ठीक है। 2 द्वीप जो होते हैं ये कर्नाटक में हैं,
कर्नाटक में, यानी श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम कर्नाटक में है, और ये श्रीरंगम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक। और कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर एक जलप्रपात इस नदी पर स्थित होता है, जिसको शिवसमुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। शिवसमुद्रम वाटरफॉल जल प्रपात। ठीक है, शिवसमुद्रम जलप्रपात। तो इस तरह से कावेरी नदी 3 प्रमुख द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप देखिएगा, इतिहास में आप पढ़ेंगे कि इसका संबंध टीपू सुल्तान से होता है। शिवसमुद्रम यहाँ द्वीप भी है एक, जो कावेरी नदी के द्वारा निर्मित हो रहा है, और इसी नदी पर इसी नाम का शिवसमुद्रम जल प्रपात भी स्थित है। ठीक है। अब देखिए अगला चीज़ कि कावेरी नदी दोनों, यानी कि भारत में प्रवेश करते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। भारत में जो मानसून ऐसे प्रवेश करता है तो ये देखिएगा तट है, ये केरल का तट होता है, ये केरल है, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट है। तो भारत में प्रवेश करता हुआ मानसून केरल के मालाबार तट पर सबसे अधिक वर्षा करता है। तो मानसून जो प्रवेश कर रहा है उस मानसून से भी कावेरी नदी को जल मिल जाता है, और जब भारत से मानसून लौटता है तो यहाँ पर देखिए ये तमिलनाडु का तट होता है, इसको कारोमंडल तट कहा जाता है। कारोमंडल तट। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के इस कारोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है, और इस वर्षा के द्वारा भी कावेरी नदी को जल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत में प्रवेश करते हुए मानसून या भारत से लौटते हुए मानसून, दोनों मानसूनों से कावेरी नदी वर्षा प्राप्त करती है, इसलिए इसमें जल की उपलब्धता बनी रहती है, और इस कावेरी नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा ये बेगई नदी है, जो पश्चिम घाट पहाड़ियों से निकल करके पाक की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ पर एक प्रमुख जगह यहाँ पे है, स्थान है मदुरई। मदुरई, मदुरई है ये, और ये मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस मंदिर के लिए? मीनाक्षी, बड़ा फेमस मंदिर है मदुरई, मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध होता है। उसके बाद देखिएगा कुछ नदियों के द्वारा जो शोक होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। शोक, शोक, शोक में देखिए बिहार, बिहार का शोक, बंगाल है, बंगाल का शोक, और उड़ीसा है, उड़ीसा का शोक। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी सबसे अधिक अपना रास्ता बदलने वाली नदी जो है ये कोसी नदी है, अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बदलती है, और ये बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी होती है, और उड़ीसा का शोक महानदी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। जबकि चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी दिख रही है, तो जो नदी सबसे बड़ी होगी उस नदी का डेल्टा भी सबसे बड़ा होगा। तो गोदावरी नदी का डेल्टा यहाँ पर सबसे बड़ा है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा, ये कहाँ पर है? ये भारत में नहीं है, ये दक्षिणी बांग्लादेश में है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाते हुए ये गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अरब सागर में गिरने वाली
ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के विषय में पढ़ा। इसके बाद हम एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।